हेलो बच्चा लोग। आजकल के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। कल अगर हम होस्ट कर पाए तो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही पढ़ा था कल शायद से, जिसको सिंबलाइज किया था ई से। ई का एक फॉर्मूला आया था क्या, एफ अपॉन क्यू, वेक्टर फॉर्म में ये लगा दिया जाता था, यूनिट हो जाती थी न्यूटन पर कूलम, और एक और यूनिट आपको बताया था वोल्ट पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला भी आ गया था वहां से। ठीक है, इसको कल एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अच्छा, ये निकालने के लिए मैंने बोला था कि दिमाग में ये रखना है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाते समय पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश करेगा, और इस Q2 से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट करेगी, और ये दो स्टेप में हो जाएगा। फिर पहला प्रोसेस होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे में फोर्स। ऐसा करके हमने समझा था। तो कल हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब पढ़ा था तो जो भी निकल के आया था ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकाला था, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, पेरेंट फॉर्मूला मैंने बोला था। इसको आप अभी के लिए क्या समझ लो कि ये पेरेंट फॉर्मूला है। मैं डिटेल में थोड़ी और बात करूंगा इसकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं आपको समझा दूंगा कि ये कहाँ यूज करना है, ये कहाँ यूज करना है। हालांकि वर्बली कहने के लिए आपको मैंने कहा था कि ये जो है एक कोड, इसको मानो तो इससे एक इंफॉर्मेशन निकलती है कि ये एक्सप्रेशन है किसका, क्यू चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज। क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए तो उसका फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्योंकि आपको याद होगा ये फॉर्मूला मैंने कूलॉम्स लॉ यूज करके निकाला था, इसलिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस कूलॉम्स लॉ में थी वो सारी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी रहेंगी। क्या रेस्ट्रिक्शंस थी, तो वहां रेस्ट्रिक्शन ये थी कि जो कूलॉम्स लॉ था वो कूलॉम बाबा ये बोले थे कि वो केवल और केवल पॉइंट चार्ज पे उनका फॉर्मूला वैलिड है, या उनका जो भी कहा गया इंफॉर्मेशन है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। उसी तरीके से ये फॉर्मूला भी कल जाते जाते मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये फॉर्मूला भी केवल किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है, तो कल मैंने बोला था कि फिर पॉइंट चार्ज के अलावा कौन सा चार्ज है, तो मैंने बोला था कि चार्ज एक तो हो जाएगा आपका केस कौन सा वाला, पॉइंट चार्ज, और एक मैंने बोला था डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, या इसी को कुछ लोग कह देते हैं इलोंगेटेड चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कल मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन पे भी हो सकता है। मैंने एक पट्टी इमेजिन करी थी, डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन पे भी हो सकता है ऐसा करके चार्ज का। ठीक है, एक एरिया पे भी हो सकता है, या आप बोल दो एक सरफेस पे भी हो सकता है। कुछ ऐसा करके कल मैंने इमेजिन किया था। देख रहे हैं आप? ठीक है, और कभी कभी इसको मिटा रहा हूं, मेरे काम का नहीं है अभी। कभी कभी स्फेयर अगर कुछ मिल पाए हमको तो देखता हूं, नहीं मिल पाएगा बट यही बना लेता हूं मैं। ठीक है, कभी कभी एक स्फेयर मानना, इसको सर्कल मत समझना, कभी कभी इस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अच्छा, केवल मैंने सरफेस पे दिखाया है, यहां पे भी दिखा दूं। यहां पे दिखा के कहना क्या चाहता हूं मैं, यहां पे दिखा के कहना चाहता हूं कि जो चार्ज है वो सरफेस ही नहीं पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख रहे होगे आप? ठीक है, ये क्या बोल रहा था मैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था। क्यों बता रहा था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि चार्ज जितने केसेस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो हर केस में पॉइंट चार्ज मिले। तो तब क्या होगा, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे सिलेबस में, या हमको जो जानने वाली जानकारी जो हमको चाहिए उसमें तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन या तो एक लाइन पे है, या तो एक सरफेस पे है, और या तो वॉल्यूम पे।
क्लियर है? ये 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ना है। ठीक है, मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर ये लाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक टर्म आएगा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा से। लैम्डा कैसे आएगा? सपोज करो इसकी लेंथ है कैपिटल एल और इस पे टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एल लेंथ पे, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा? क्यू बाई एल। उल्टा कर दिया, फिर से कंफ्यूज ना हो ऐसे कर लो। एल लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू, और यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा? क्यू बाई एल। इसी क्यू बाई एल को ही हम क्या बोलते हैं? लेमडा। लेमडा को पढ़ेंगे फिर क्या? लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा को कैसे पढ़ोगे आप? चार्ज पर यूनिट, थोड़ा छोटा करो मैं इसको अगर हो पाए तो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, लेमडा को हम क्या पढ़ लेंगे बेटा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी फिर? कूलॉम पर मीटर, एसआई में। समझ में आया? ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब चार्ज, सपोज करिए इसका ए लेंथ विड्थ ए है और लेंथ बी है और इस पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। हम कहेंगे यहाँ पे चार्ज का सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे जो टर्म निकल के आएगा बच्चा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो हमारा टर्म निकल के आता है उसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, अच्छा, सिग्मा को पढ़ेंगे क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या बोलेंगे भैया? चार्ज पर यूनिट क्या? एरिया। तो यहां पे सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? क्यू, और एरिया हम ए बोलते लेकिन यहां लेंथ और विड्थ आपको बता दिया इसलिए एरिया क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए बी। समझ आया? ठीक है, थर्ड वाला, चार्ज किस पे है? वॉल्यूम पे। सपोज करो इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है और इसके ऊपर टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है? कैपिटल क्यू है। तो आप बोलोगे क्या कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम रो से। पढ़ना है ऐसे पढ़ लेना, रो। हालांकि स्पेलिंग होती है RHO, व्हाट्सएप वाला रहो। ठीक है, तो उस हिसाब से रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। समझ आया? क्या बोला मैंने? आज हमको पूरी बात करनी थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तभी भी वो फील्ड क्रिएट करेगा। वो फील्ड कैसे निकालेंगे? तो ये जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ठीक है, तो हमने बताया कि हमारे सिलेबस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन है। जब लाइन पे एक डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज तो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, क्यू बाई एल इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा को पढ़ते क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। हाँ, तो जब चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम एक टर्म आएगा, इसको कहेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया या चार्ज पर यूनिट एरिया। उसके बाद चार्ज हमारे सिलेबस में तीसरे में किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? वॉल्यूम पे। अगर चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज एक जो टर्म आएगा उसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिनोट करेंगे रो से, और रो होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा भैया, अगर ये क्यूब पे होगा तो क्यूब का वॉल्यूम रख देना। समझ में आएगा? क्यूबॉइड पे होगा तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम रख देना। जिस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसका वॉल्यूम नीचे रख देना। मैंने क्योंकि स्फीयर लिया इसलिए मैंने नीचे स्फीयर का वॉल्यूम रख दिया। यानी अगर मैं जनरली लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन वॉल्यूम। समझ आई बात? अच्छा, यूनिट उसकी कूलॉम पर मीटर था, इसका आ जाएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, इसका आ जाएगा कूलॉम पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लो यहां से। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला छोटा हो जाए, थोड़ा मजा ही आ जाए। हाँ,
विजिबल होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला लेमडा का क्या हो जाएगा, चार्ज का होता है 80 और लेंथ का L, तो क्या लिख देंगे, M पे 0, L पे -1, A T। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से सिग्मा का क्या हो जाएगा, फिर अगले पेज में बता देता हूं मैं आपको। सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन एरिया, Q का फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा 80 और एरिया का L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा M पे 0, L पे -2, A T, ठीक है। रो जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी वो होगा Q अपॉन वॉल्यूम, Q का हो गया फिर 80, अरे एम्पियर इनटू टाइम, अरे करंट इनटू टाइम भाई, ये हो जाएगा L क्यूब, L क्यूब यहां से आ जाएगा M पे 0, L पे -3, A T। यहां से आप चार्ज डेंसिटी समझ चुके हो। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबसे है कि चार्ज डेंसिटी क्यों रखना, क्यों रखना। तो अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम हर चीज का यूनिट पहले पूछते हैं। हम सब्जी वाले के यहाँ गए, सबसे पहले क्या पूछा, 1 kg कितने का है, ठीक है। कहीं पे भी गए तो हम यूनिट का प्राइस पूछते हैं। क्या होता है इससे, इससे हमारे दिमाग में खुद ही हमको समझ में आ जाता है कि 5 kg का प्राइस क्या होगा या ज्यादा यूनिट्स लेने का हमको क्या पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो चीज कैसे अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे ऐसे अप्लाई हो रही है कि जैसे हमको चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज पता है, अब किसी भी लेंथ पे निकालना हो, जैसे एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनो। अगर एक क्वेश्चन है, कहा गया कि इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसका लेंथ है x और इसकी चार्ज डेंसिटी को पहले से गिवन थी मान लो लेमडा, ठीक है। इन्होंने बोला इस पे टोटल चार्ज कितना है, ये बताइए। तो हमको चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है और x लेंथ में तो लेमडा इंटू क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा टोटल चार्ज इस लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड। उसी तरीके से अगर चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे, और तुमको चार्ज ना बता के बता दिया भैया ये यहां से यहां तक x है और इसकी जो विड्थ है वो y है, यार बहुत हो गया ये, जरा मैं सर्कल ले लेता हूं। सर्कल पे इमेजिन कर लो, मान लो एक सर्कल है, सर्कल के सरफेस, सर्कल के इसके बाद सरफेस पे आऊंगा। मान लो सर्कल है, रिंग है, कंडक्टिंग रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, जैसा भी है, इसके सरकमफ्रेंस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो इसका रेडियस r है, इन्होंने मुझे आप बताइए टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया क्या, इन्होंने बता दिया इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो है लेमडा सी, सर्कल के लिए लेमडा सी बोल दे रहा हूं, कह रहे हैं कि इसके ऊपर टोटल चार्ज बताओ। तो यहाँ पे चार्ज एरिया में है डिस्ट्रीब्यूटेड की लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इस हिसाब से पता चला कि अच्छा तो 2πr लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए टोटल चार्ज, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा सी इंटू टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2π R, तो टोटल चार्ज यहां निकल के आ जाएगा। एरिया में रहेगा तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया, वॉल्यूम में रहेगा तो चार्ज डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम, ऐसे करके हम ज्यादा चार्ज निकाल सकते हैं। अभी आपको इतना जानकारी मैं दे रहा हूं, ठीक है। यहां से हमारा जो पार्ट अभी ओवर हो रहा है वो है चार्ज डेंसिटी, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, जानना क्यों जरूरी अभी आप आगे आपको समझ में आएगा। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा हाँ, एक बात दिमाग से उतर गई, आप ध्यान रखना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है,
ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने कल दूसरे लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बताया था कि चार्ज हर एक पार्ट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब हम एक एक केस लेके चलते हैं, जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आज के लेक्चर में आपको बता दूंगा। केस नंबर 1, मान लीजिए चार्ज एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है और मान लो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q गिवन जो है, और कह दे रहा है इसकी जो लेंथ है वो है कैपिटल L। ठीक है, चार्ज है यहां पे। इन्होंने कहा कि इसकी वजह से x दूरी पे एक पॉइंट है P, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, हमने देखा यहाँ चार्ज है, ज्यादातर बच्चे इन्होंने देखा यहाँ चार्ज है, चार्ज अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता भी है, तो P जो पॉइंट है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आएगा, तो P पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, फॉर्मूला लगा देंगे K, और टोटल चार्ज कितना है Q, और दूरी क्या है X, K/x²। पहला आंसर बच्चे ये देते हैं ज्यादातर, क्यों? क्योंकि उनको ये वाला फॉर्मूला याद रहता है KQ/r²। ठीक है, अच्छा दूसरा आंसर, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं जिनको सेंटर ऑफ मास की जानकारी होती, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे E, ये नहीं होगा सर, ये गलत है, यहां पे होगा क्या E = K, मतलब 1/4πε0 Q, और दूरी जो है वो x मत लीजिए, इसके सेंटर ऑफ मास से लीजिए, तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L/2, एक एंड से अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो, और प्लस x, तो यहां लिख दीजिए आप x + L/2 और फिर क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। ये दो आंसर मोस्टली आपके दिमाग में आते हैं इस समय पे। ठीक है, बट ये दोनों ही गलत हैं। यहां पे दोनों का क्यों गलत है, क्योंकि दोनों आंसर बताने का जो बेस है वो ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला केवल किस पे लगता है, पॉइंट चार्ज पे, और यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, इसको इलोंगेटेड या लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हम बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसी के बारे में हमको जानकारी यहाँ पे लेनी है। तो ऐसे करेंगे क्या, मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, अब इस पूरे की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पूरा एक इलोंगेटेड चार्ज है। अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो टास्क हो जाता। क्या मैं इसको पॉइंट चार्ज इमेजिन कर सकता हूं, क्या मैं इसको पूरा पॉइंट चार्ज इमेजिन कर सकता हूं? एक केस में इमेजिन कर सकता हूं, अगर पॉइंट P बहुत दूर हो, मतलब जो x हो वो बहुत बड़ा हो, किससे, L से, तो बहुत दूर हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में हम इसको पॉइंट चार्ज इमेजिन कर सकते हैं। बट अगर x कंसिडरेबली L और x में ज्यादा अंतर नहीं आया तो हम इसको पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते। ठीक है, यानी यहां पे फॉर्मूला भी हम नहीं लगा सकते, तो कैसे करें? ठीक है, तो देखिए भाई, कुछ भी करना है आपको उसी से आंसर निकालना है जो डेटा आपको पता है। आपको क्या पता, क्या डेटा है, आपको बस इतना पता है फॉर्मूला KQ/r², जो पॉइंट चार्ज पे लगता है। क्या मैं इस लाइन चार्ज को छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे 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 पॉइंट चार्ज में कट कर दूं, छोटा 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 छोटा, ये इमेजिन कर सकता हूं क्या कि ये पूरी लाइन बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से मिलके बनी हुई है? ठीक है, क्या मैं इमेजिन कर सकता हूं? हाँ, अगर मैं ये इमेजिन कर सकता हूं तो ये बहुत सारे चार्ज हुए छोटे छोटे। अरे भाई, dx 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 विड्थ के बहुत सारे चार्ज हो गए, तो अब आसान हो गया मेरा काम। मैं हर छोटे छोटे चार्ज की वजह से, हर छोटे छोटे पॉइंट चार्ज की वजह से वहां पे P पे फील्ड निकालूंगा और सबकी फील्ड निकाल के ऐड कर दूंगा। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, यहां से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम एग्जीक्यूशन करने गए, जब इसी पार्ट का एग्जीक्यूशन करने गए और ये एजम्पशन रख के गए कि बहुत छोटे छोटे बहुत सारे चार्ज हैं, सबकी वजह से निकाल लें और निकाल के क्या कर दें, ऐड कर दें, तो दिक्कत ये हुई कि किसी का
10 टुकड़ा आ रहा है, किसी का 15 टुकड़ा आ रहा है, कोई 3 ही 4 टुकड़े में निपटाना चाह रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से काउंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गई, ठीक है। यानी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि टोटल कितने चार्ज इसमें, पॉइंट चार्ज इसमें अवेलेबल हैं। ये एक पहली दिक्कत आई कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि टोटल कितने पॉइंट चार्ज हैं। तो जब हम यही डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो हम कितनी बार फील्ड निकालेंगे और कितनी बार जोड़ेंगे, और ये टास्क पूरा हेक्टिक हो जाएगा। ऐसा करते करते एग्जाम में हमारे एक ही क्वेश्चन आ जाए, आधा घंटा वैसे ही निपट जाएगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। दूसरा पॉइंट, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग गए इंटीग्रेशन से मदद मांगी। लोग इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन ने कहा कि एक काम करो, तुम कहीं पे भी एक एलिमेंट ले लो, एक छोटा चार्ज ले लो, एक ही लेना है, यानी यहां से यहां तक के बीच में कहीं पे भी एक छोटा सा चार्ज इमेजिन कर लो, लेकिन इसकी विड्थ हमेशा dx dy dz छोटा ही लेना, ठीक है। इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इंटीग्रेशन बोल रहा है कि आपके पास टुकड़ा डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो एक काम करो, सबकी वजह से मत निकालो, कोई एक टुकड़ा ले लो कहीं पे भी। बस याद रखना एकदम सेंटर में ना हो, एकदम एजेस पे भी नहीं होना चाहिए, ना एकदम सेंटर में होना चाहिए, ना एकदम एजेस पे होना चाहिए, ठीक है। लोगों ने कहा ठीक है, अब क्या करें? कह रहे उस एक टुकड़े की वजह से पी पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, ठीक है। कह रहे हाँ ठीक है, अब क्या करना है? कह रहे बस वो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आ जाना मेरे पास, बाकी काम मैं कर दूंगा। इंटीग्रेशन ने क्या बोला? कोई एक टुकड़ा डिसाइड करो, उसकी वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, निकाल के मेरे पास आना, सब हमारे नियम से हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा कहते हो वैसा ही करता हूं। तो मैंने एक टुकड़ा डिसाइड किया। अच्छा, मैंने कोशिश किया कि ये टुकड़ा किसी भी एक कोने पे ना हो, तो मैंने ध्यान दिया एकदम सेंटर पे मत इमेजिन करना, एकदम कोने पे भी इमेजिन नहीं किया। तो मान लिया इसकी विड्थ कितनी है? dx। अच्छा, इस पूरे पे चार्ज कैपिटल क्यू है, तो छोटे पे चार्ज छोटा होगा, तो मैंने छोटे चार्ज को dq लिख दिया। इतना तो दिमाग हो गया होगा आप लोगों को। और मैंने कहा सपोज करिए यहां से इसकी दूरी यहां तक कितनी है? x है, ठीक है। मैं तुमको कुछ स्टेप्स बताता हूं, अगर फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले आप एलिमेंट डिसाइड करिएगा। क्या करिएगा? एलिमेंट डिसाइड करना है। मैंने एलिमेंट डिसाइड कर लिया, एक छोटा एलिमेंट। अच्छा, स्पेशल पोजीशन में नहीं होना चाहिए, डिसाइड कर लिया। अच्छा, दूसरा, उस एलिमेंट को आप क्या प्रोवाइड करोगे? लोकेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। लोकेशन कहां से? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उससे इसकी लोकेशन मैंने कितनी प्रोवाइड कर दी? x। क्यों मैंने x ही करा? क्योंकि ये 1D कंडीशन में था। अगर 2D रहेगा तो हम x y z का भी यूज करेंगे और एंगुलर पोजीशन भी बताएंगे। अभी मैं आगे वाले केसेस में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एलिमेंट डिसाइड करना है, फिर लोकेशन प्रोवाइड करनी है। क्योंकि ये 1 डायमेंशन में सारा कुछ हो रहा है, इसलिए मैंने केवल x का यूज किया है। अगर 2 डायमेंशन में होता, ठीक है, तो मैं x, y या z ये तो यूज करता ही कोई एक इसमें से, साथ साथ इसको एंगुलर पोजीशन भी प्रोवाइड करता है। एंगुलर पोजीशन क्या होती है मैं आपको समझा दूं। मान लो ये पॉइंट यहां है, मान लो यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। अब ये यहां से इस पॉइंट पे जहां तक निकालना है वहां पर जाने के लिए 2 पाथ फॉलो करना पड़ेगा, यानी ये 2D में है अगर इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो यहां साथ साथ आप इसको ये भी बोलोगे कि ये यहां से कितनी दूरी पे है? x दूरी पे, और ये भी बोलोगे कि कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। तो इसकी 2 पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे, एक लीनियर एक्स वाई जेड दिखाना ही है, 2D में है, इसलिए हमने एक एंगुलर पोजीशन भी डिसाइड की। तो मैंने कहूंगा क्या कि x पॉइंट O से, सॉरी P पॉइंट O से x लीनियर डिस्टेंस पे है और थीटा एंगुलर पोजीशन पे है। समझ आई बात? अच्छा, क्योंकि यहां पे ऐसा ही है तो मैं इसको यहीं पे रैप अप करता हूं, आगे चलता हूं, ठीक है। तो मैंने एक एलिमेंट डिसाइड करके लोकेशन प्रोवाइड कर दी है। अब क्या करना है? इंटीग्रेशन ने क्या कहा था? इसकी वजह से उसमें फील्ड निकाल दो। ये पॉइंट चार्ज है, इस पे मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अच्छा, फील्ड लेकिन छोटी आएगी ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं DE, छोटी फील्ड इज इक्वल टू K। Q रखना था, लेकिन यहां पे Q की जगह कौन है? DQ।
अपॉन आर स्क्वायर था, आर इस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी थी, यहां पे उस चार्ज से पॉइंट की दूरी है एक्स, यहां हो जाएगा डी अपॉन एक्स स्क्वायर। निकाल लिया, इंटीग्रेशन का कहा कर दिया। गए इंटीग्रेशन के पास, पूछे भाई हो गया काम, अब क्या करना है? तो उसने कहा कुछ नहीं, हमारे रूल लगा दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। कह रहे ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं। डीई से निकल के कौन आ जाएगा? ई। यहां पे जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, के बाहर, डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये फील्ड है? लोगों ने पूछा इंटीग्रेशन से कि भैया यही फील्ड की वैल्यू है। इन्होंने कहा नहीं, अभी पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है। कैसे करोगे? अब बारी आती है कन्वर्जन की। कन्वर्जन की बारी केवल कब आएगी? जब आप इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेशन से डी क्यू को पहले, सबसे पहले आप कन्वर्जन में यूज करोगे चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, डी क्यू मैं अगर कहूं तो यहां पे जो लेमडा होगा वो क्यू बाई कैपिटल एल होगा। बोलो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तुम्हारा जो चार्ज चाहिए वो कितने लेंथ पे है? डीएक्स पे। यानी यहां लिख दो चार्ज ऑन डीएक्स लेंथ इज इक्वल टू लेमडा इंटू लेंथ, यानी लेमडा डीएक्स। और इसी लेमडा डीएक्स को हमने क्या बोला है? डी क्यू। यानी डी क्यू को रिप्लेस करके हम लेमडा डीएक्स रख सकते हैं। तो आगे आगे प्रोसेस करो। के डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा? थोड़ा छोटा हो जाए, हाँ ठीक है। डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा? लेमडा डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लेमडा कांस्टेंट होता है हमेशा, बाहर निकाल दो। ठीक है, हमेशा नहीं होता, अगर जब तक गिवन नहीं है तब तक होता है। ठीक है, मेंस वालों के लिए यही लेमडा का एक्सप्रेशन दे देगा एक्स वाई जेड में, तो वहां लेमडा वेरिएबल हो जाता है। अच्छा, आगे हो जाएगा एक्स की पावर -2 डीएक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, ये पार्ट यहां से हो गया। अब क्या करना है हमको? थोड़ा मैं इसको रिप्लेस कर दूं यहां से। ठीक है, x पे -2 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम यहां इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट d के साथ कौन है? x। तो लिमिट भी किसकी लगेगी? x की। x का जरा लोअर लिमिट देखो। x अगर पहला, अगर ये एलिमेंट लिया होता तो ये x होता। समझ आ रही बात? मैंने एक गलती कर दी, इसको ले ले रहा हूं मैं, इसको कोई डिस्टेंस बता दीजिए, r ले लेता हूं। अगर ये डिस्टेंस लिया होता तो x इज इक्वल टू क्या होता? r। और अगर ये वाला एलिमेंट लिया होता तो x इज इक्वल टू हो जाता r प्लस एल। यानी x की लोअर लिमिट हो जाएगी r और अपर लिमिट हो जाएगी r प्लस एल। ठीक है, लिमिट लगा दिया, आगे चलो। इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा k लेमडा बाहर है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करके आ जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। कहां से कहां तक भाई? r से r प्लस एल तक। इंटीग्रेट कर दो भैया, k लेमडा रहने दो, ये -1 बाहर आएगा, -2, एक माइनस बाहर ले आके रख लो। अंदर हो जाएगा तुम्हारा x की पावर -1, जिसको लिख दे रहा हूं मैं 1 अपॉन x, r से लेके कहां तक? r प्लस एल तक। -k लेमडा रहने दो भैया, यहां पे अपर लिमिट पुट कर दो, r प्लस एल -1 अपॉन r। अंदर माइनस भेज दो, ये हो जाएगा k लेमडा 1 अपॉन r -1 अपॉन r प्लस एल। और सॉल्व कर सकते हैं, मैं करने जा रहा हूं। यहां पे जगह नहीं है तो मैं यहां जगह बनाऊंगा, आप ये नोट कर लेना। ठीक है, r प्लस एल, इसमें एलसीएम ले लो जरा। एलसीएम लोगे, ये e आ रहा है भाई, ई ई ई। ठीक है, चलो ई निकालते हैं। ई यहां से क्या हो जाएगा भाई? के लेमडा रहने दो, एलसीएम हो जाएगा आर, आर प्लस एल। ऊपर क्या हो जाएगा भाई? यहां से आर जाएगा, ऊपर हो जाएगा आर प्लस एल, फिर माइनस साइन, और यहां क्या हो जाएगा? आर बचेगा माइनस आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा के लेमडा एल अपॉन आर, आर प्लस एल। ये फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। क्लियर है?
समझ में आया? देखो किया क्या हमने, यहाँ पे चार्ज क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो हम सीधे के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं लगा पा रहे थे, तो हमने सोचा कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस हैं, उसकी वजह से फील्ड निकाल के जोड़ लेते हैं। इसके बाद हमारी मुसीबत ये आई कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि टोटल कितने नंबर ऑफ टोटल चार्जेस हैं। तब इंटीग्रेशन की मदद ली हमने। इंटीग्रेशन ने कहा किसी भी एक एलिमेंट की वजह से आप निकाल दो। मैंने एक छोटा एलिमेंट लिया dx, जिसपे छोटा चार्ज होगा इसलिए dq माना, उसकी वजह से छोटी फील्ड निकाली k dq बाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ने कहा आप दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। मैंने इंटीग्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया। यहां से देखो, यहां से आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब अगर L बहुत बड़ा है, सॉरी R बहुत बड़ा है L से, ठीक है, तो L को इग्नोर कर दो तो हो जाएगा K लैम्डा अपॉन, अरे L को इग्नोर करो यहाँ पे, अगर देन ये जो लेंथ है चार्ज कैन बी एज्यूम्ड एज पॉइंट चार्ज। ऐसे केस में आप L को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। L को इग्नोर करोगे तो E देखो क्या आ जाएगा, K लैम्डा अपॉन R, ये L को इग्नोर करोगे एक R यहां बचेगा, R स्क्वायर। लैम्डा को तुम अपने Q अपॉन लेंथ की तरह रख सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है, लैम्डा को अगर इग्नोर करो तो K हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा तुम्हारा Q अपॉन L अपॉन R स्क्वायर, और L को क्योंकि इग्नोर किया है तो क्या आ जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। ये तब आएगा जब इस पूरे को हम पॉइंट चार्ज इमेजिन करेंगे। पॉइंट चार्ज कब इमेजिन कर सकते हैं, जब R बहुत बड़ा हो किससे, L से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आ गया चार्ज, इसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेंथ में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आएगा, नेक्स्ट केस जो आएगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो बाबू दूसरा एक लेके चल रहा हूं, केस 2। धीरे धीरे जितना टफ हो पाएगा मैं उतना बताऊंगा। दूसरा 2 है, थोड़ा सीबीएसई के सिलेबस में भी था, पता नहीं अभी है कि नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, रिंग ऑफ चार्ज। रिंग ऑफ चार्ज मतलब कैसा, कि एक रिंग है सपोज करिए ऐसी, और इस रिंग के ऊपर एक चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख पा रहे होगे। ठीक है, मान लो रिंग की रेडियस कितनी है, R। कहता क्या है, ये रिंग की एक्सिस है जो सेंटर से जा रही है, ये बोलता है इससे x दूरी पे, ठीक है, या R ले लो, फिर पिछली बार की तरह मिस्टेक ना हो, इससे R दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे मेरे को फील्ड निकालनी है। R दूरी पे एक पॉइंट P है, और इस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, Q, रेडियस आपको R बता ही दिया मैंने। ठीक है, अब फिर वही बात आ जाएगी कि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। क्या ये पॉइंट चार्ज इमेजिन हो सकता है? हाँ, ये इमेजिन हो सकता है जब R कैपिटल R से बहुत बड़ा हो, मतलब रिंग यहीं रह जाए, इमेजिन कर पा रहे होगे, रिंग यहीं रह जाए, और लेकिन ये जो R है ये बहुत बड़ा हो जाए, तो मैं इसको छोटा सा पॉइंट मान सकता हूं। ठीक है, तो वो भी अभी मैं जाते जाते आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, फिर वही बात इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन कहता है कोई एक एलिमेंट ले लो, सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट डिसाइड कर लिया मैंने। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसकी विड्थ कितनी है, dx। ठीक है, अच्छा, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, छोटा चार्ज dq। इंटीग्रेशन ने मेरे से कहा था कि अब इस चार्ज की वजह से वहां फील्ड निकाल लीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये दूरी चाहिए मेरे को, इस दूरी को मैं कुछ मान ले रहा हूं, इस दूरी को मैं मान ले रहा हूं, मान लो t मान ले रहा हूं। सब लोग x y r मानते रहते, मैं थोड़ा t मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, r मान ले रहा हूं। अच्छा जी, r जब ये इसको माना तो dt, इसकी वजह से जब यहाँ पे फील्ड निकालने जाऊंगा तो फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जरा फील्ड की वैल्यू देखो। पॉइंट चार्ज है छोटा वाला, तो छोटा फील्ड भी आएगी, छोटी फील्ड आ जाएगी k dq अपॉन दूरी कितनी है, t स्क्वायर। फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यही तो होगा dE का डायरेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि फील्ड निकालने के बाद आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं जो वेक्टर फील्ड है वो टेढ़ी तो नहीं है। टेढ़ा क्या मतलब,
वो कंप्लीटली एक्स पे होगा तब ठीक है, कंप्लीटली वाई पे है तब ठीक है, कंप्लीटली जेड पे है तब भी ठीक है। बट ये देखो यहाँ पे ना ये एक्स पे है ना वाई पे है, ऐसी दशा में सबसे पहले आपको इसका कंपोनेंट याद रखना। वेक्टर अगर टेढ़ा है मतलब ना एक्स पे है ना वाई पे है ना जेड पे है, तो सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स तोड़े जाएंगे। कंपोनेंट्स तोड़ने के लिए एंगल चाहिए, एंगल यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप एंगल एज्यूम कर लो कि मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा फिर, डी ई कॉस थीटा। ये हमको इंटीग्रेशन ने करने के लिए नहीं कहा था, कंपोनेंट तोड़ने के लिए। हमको ये एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हमको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स जब टेढ़े होते हैं तो उनको कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। रट लो, ज्यादातर जगह पे काम आ जाएगा। ठीक है, नीचे कौन सा कंपोनेंट जाएगा, डी ई साइन थीटा। कर लिया हमने। अगला प्रोसेस क्या इंटीग्रेशन का था, निकाल के मेरे पास आ जाना, बट यहाँ पे तो दो दो निकल के आ गए। अच्छा, यही करते करते सपोज करिए मान लो कोई दूसरा बच्चा है जिसने क्या किया, ये एलिमेंट ऊपर ना लेके नीचे ले लिया था। क्या मैं इसकी विड्थ dx बोलूं और इसके ऊपर चार्ज dq बोलूं, क्या ये इसका मिरर इमेज है, कह सकते हैं। अच्छा, ऐसी अवस्था में वो बच्चा इस वाली दूरी को x मानेगा, ये वाली दूरी लेगा फील्ड निकालने के लिए। अच्छा, अगर हम ऐसे देखें तो एक कोण बनता हुआ दिख रहा है और t जो है उसकी स्लैंट हाइट दिखती है रह रही है, और स्लैंट हाइट एक कोण में क्या होती है, इक्वल होती है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो वो बच्चा भी इसको t ही मान ले। क्लियर है। अच्छा, अब वो उसका पॉजिटिव चार्ज, कल बताया था पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती, along द लाइन और अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इसी लाइन के along इसका जो DE आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, ये थीटा भी सब एलिमेंट के लिए सेम होगा, तो ये उसका भी थीटा आएगा। अच्छा, उसका DE cos थीटा नीचे आएगा इधर ही जहां इनका आया हुआ है, बट उसका DE sin थीटा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऐसे केस में DE sin थीटा दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और बच क्या जाना है सबका, DE cos थीटा। अच्छा, अगर एलिमेंट यहां ले लिया तो उसके अपोजिट उसका एक मिरर इमेज होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये एलिमेंट लिया तो उसका मिरर इमेज यहां पे है, ये एलिमेंट लिया तो उसका मिरर इमेज यहां पे है, ये लिया तो यहां पे है, ये लिया तो यहां पे है, सबका मिरर इमेज मिल जाएगा। यानी सबका साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और सबका कॉस वाला कंपोनेंट बच जाना है। ठीक है, यानी हमको इंटीग्रेशन के हिसाब से, ध्यान से समझना, हमको जो इंटीग्रेट करना है वो सबके DE cos थीटा को इंटीग्रेट करना है। तब हमको क्या मिलेगी, नेट फील्ड मिलेगी एक्सियल पोजीशन एक डिस्टेंस r पे। इसके सेंटर को O नाम दे दो। ठीक है, यहां चलते हैं, DE पुट करते हैं। DE था तुम्हारा, ऊपर निकाला है मैंने k dq अपॉन t स्क्वायर cos थीटा। इंटीग्रेशन करते समय अगला पॉइंट क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हैं, k कांस्टेंट। ठीक है, थीटा हर एलिमेंट के लिए सेम है, यानी cos थीटा भी कांस्टेंट। उसके बाद t हर एलिमेंट के लिए t भी सेम है, यानी t भी कांस्टेंट। अंदर बचा क्या, अंदर बचा dq, और dq बड़ा होके क्या बन जाएगा, कैपिटल Q। अरे भाई, सारे एलिमेंट्स को जब जोड़ोगे छोटे छोटे, यहां dq है, dq 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 dq, सारा dq जब जोड़ोगे तो टोटल चार्ज ही तो आएगा। चार्ज कंजर्वेशन, उतना ही चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलो भाई साहब, इंटीग्रेशन मतलब सम ऑफ ऑल dq's इज इक्वल टू q। इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू कैपिटल Q। यहां पुट कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा k cos थीटा कैपिटल Q अपॉन t स्क्वायर। यही आंसर हो जाना चाहिए, यही आंसर हो जाना चाहिए। यही तुम लोग की बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, गिवन क्या था, Q R और स्मॉल r। तुम्हारा आंसर केवल Q कैपिटल R और स्मॉल r जो गिवन क्वांटिटीज हैं उसी में आना चाहिए। यहां पे अगर अपना आंसर देखें तो Q तो है, cos थीटा है, ये माना गया है बीच में,
एज्यूम किया गया, बीच में इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, टी को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चलो एलिमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कॉस थीटा देखो जरा, किसी एक ट्राइंगल में कॉस थीटा देख लो, इसी में देख लो कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है ये आर और हाइपोटेनियस कितना है टी, यानी मैं लिख सकता हूं आर अपॉन टी लिखा जा सकता है। कॉस थीटा की जगह रख दो यहाँ पे, यहां आ जाएगा फिर के कॉस थीटा की जगह हो जाएगा तुम्हारा आर इंटू कैपिटल क्यू और नीचे टी जाके क्या हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा। अच्छा सब हो गया, हमारे आंसर में टी है, होना टी नहीं होना चाहिए था, टी को चेंज करना है। अभी टी को एलिमिनेट करो, यहां से देखो टी हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल का, ठीक है, तो लिख सकता हूं टी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से भैया हमको यहां क्या पुट करना है टी क्यूब, पहले टी निकालो, तो टी हो जाएगा यहां से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको हम ये भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 1/2। रखना क्या है टी क्यूब, तो यहां से आ जाएगा टी क्यूब, निकाल दो यहां से, टी क्यूब हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 1/2 और इसकी पावर 3, तो पावर हो जाएगी 3/2। यहां ले आके पुट कर देते हैं। अब यहां से आ जाएगा तुम्हारा के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये जरा इस एक्सप्रेशन में देखिए क्या क्या गिवन था, के हाँ ये तो कांस्टेंट है, क्यू गिवन था, आर गिवन था, कैपिटल आर गिवन था। हाँ अब हमारे आंसर में हर वो वैल्यूज हैं जो हमको गिवन थे। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग, सर्कुलर चार्ज रिंग, कितनी दूरी पे स्मॉल आर दूरी पे। यहां से क्या आ गया भाई साहब, ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ गई। अब ये फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा सा कुछ केसेस को हम इमेजिन करते हैं जरा, ठीक है। आगे पे नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं, नोट कर लेना, इसको नोट करना होगा। आगे चलो, फॉर्मूला क्या आया मेरा, के फॉर्मूला है ई, आर डिस्टेंस पे आया के क्यू स्मॉल आर और ब्रैकेट में नीचे आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2 एक्सिस पे आया है। अच्छा सिचुएशन कैसी थी, यहां पे था, इसके ऊपर चार्ज था, यहां फिर से बना दे रहा हूं आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। इससे कितनी दूरी पे आपके आर दूरी पे, यहाँ पॉइंट पी था, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू है। अच्छा फील्ड का डायरेक्शन क्या है ये दिमाग में रखना, बच्चों को ये फॉर्मूला तो याद रहता है, डायरेक्शन भूल जाता है। आपको पता होगा ये वाला और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया था, जो बचे थे वो इधर वाले कंपोनेंट्स बचे थे, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एक्सिस पे ही होगी, इस डायरेक्शन में। समझ में आई बात, इधर अगर निकालना होता तो क्या होता, तो यहां पे फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाती, यानी जब हम x टेंड करेगा प्लस इंफिनिटी की ओर, तो E भी किधर टेंड करेगा, यानी E और R टेंड करेगा इंफिनिटी की ओर। समझ में आई बात। अच्छा ये इमेजिन हो गया, तो जरा एक चीज ध्यान दो, अगर कोई कहता केस नंबर वन कि फाइंड फील्ड एट सेंटर O, सेंटर O के लिए जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो E भी क्या हो जाएगा, अरे भाई देखो ना फॉर्मूला देखो, के क्यू इंटू 0 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये फील्ड भी क्या आ जाएगी 0, यानी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे अगर इसके सरकमफ्रेंस पे चार्ज है तो नेट फील्ड क्या हो जाती है 0। आपने देखा होगा यहाँ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अच्छा उस केस में क्या होगा, केस 2 कि मान लीजिए जो R है वो बहुत बड़ा है कैपिटल R से, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में R स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी यार जब R बहुत बड़ा हो जाएगा तो इस रिंग को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं
ठीक है, ऐसी अवस्था में आंसर क्या आना चाहिए देखते हैं जरा। इसमें हम करेंगे क्या, आर कैपिटल आर स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, तो ई क्या आ जाएगा जरा देखते हैं। के क्यू, स्मॉल आर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, नेग्लेक्ट मतलब सीधा उसको हटा दो, वो जहां है उसको जीरो समझ लो। ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर स्क्वायर इग्नोर्ड है, ऊपर हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आ जाएगा के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। अरे भाई 2 से 2 कटा है, क्यूब तो बचा है, यहां से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर। देखो पॉइंट चार्ज अगर इसको मानते आप, इस पे चार्ज क्यू था, कितनी दूरी पे निकलना था, आर दूरी पे, इसको पॉइंट चार्ज माने, सीधा फॉर्मूला लगाते के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आया, ये दो केस है, ठीक है। एक चीज और देखो, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा, एक चीज और देखो, कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि फील्ड को अगर देखा जाए यहां पे, तो फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं फील्ड घट रही है, बढ़ रही है, कुछ श्योरिटी यहां पे नहीं आ रही है। तो एक क्वेश्चन आता है कि वेयर विल बी द फील्ड मैक्सिमम, फील्ड मैक्सिमम कहां होगी, ठीक है, फील्ड मैक्सिमम क्या होगी। तो अब फील्ड मैक्सिमम निकालने के लिए मैथ वालों मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। यहां पे ई का एक्सप्रेशन है तुम्हारा के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2, यहां पे इसको निकाल दो डी ई बाई डी आर, डी ई बाई डी आर निकालो। मैं यहां करने वाला इसको नहीं हूं, क्योंकि हर क्लास से हर तरह के बच्चे यहाँ पे होंगे, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, जो मेंस को एम कर रहे हैं बच्चे, वो यहाँ पे डी ई बाई डी आर निकाल के जब जीरो करेंगे तो एक डिस्टेंस आएगी आर इज इक्वल टू आर अपॉन √2, ये प्लस साइड में भी और माइनस साइड में, यहां पे फील्ड क्या होती, मैक्सिमम होती। समझ में आई बात। तो सेंटर पे 0, आर इज इक्वल टू आर बाई √2 पे मैक्स, और इनफाइनाइट पे वहां पे भी 0। समझ आई बात। तो इसका एक ग्राफ बन के आता है, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, यही मैं इसको छोटा करूं, अगर हो गया हो सबका, तो थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं इसको, हाँ भाई, इसका अगर एक ग्राफ ड्रॉ करने जाएं ऐसा करके, तो यहां पे आर और यहां पे ई, बीच में मान लिया मैंने कहीं आर इक्वल टू आर बाई √2 आया है, तो ये ग्राफ सेंटर पे फील्ड 0 है, ग्राफ ऐसे जाएगा, और फिर यहां पे फील्ड क्या हो गई, मैक्सिमम। बताइए, आर इक्वल टू √2 उसमें पुट कर दो, जो मैक्सिमम फील्ड का फॉर्मूला है, मैक्सिमम फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। ये होता है सेकंड केस। समझ में आया। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम करेंगे, ऐसे केसेस कई सारे लेके चल रहा हूं। अच्छा, एक बात देख रहे होगे आप लोग कि यहां पे ना आपको दिक्कत हो रही होगी थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन में, इंटीग्रेशन करने में, क्योंकि वो बच्चे जो इंटीग्रेशन ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, खासकर बायो वाले बच्चे, उनको दिक्कत हो रही होगी। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हुआ है, अच्छा यहाँ तो कन्वर्जन भी हुआ है, अरे भाई लेमडा डीएक्स वगैरह कन्वर्जन वगैरह किया हूं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अच्छा ये हुआ था, ये बोर्ड में आता है, बोर्ड के कोर्स में यहाँ पे अच्छा ये हुआ है कि सारी चीजें बाहर आ गई, केवल डी क्यू बचा है, तो यहाँ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इस वाले केस में देखो, जो अभी अभी किया हमने, हाँ रिंग वाले में हमको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अब देखना जो सबसे टफेस्ट पार्ट है। तो आपको मैं एश्योर करने के लिए एक चीज बता दूं, अगर आप बोर्ड एम कर रहे हो या आप जानकारी ही रखना चाह रहे हो और इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको थोड़ा टफ लग रहा है, बार बार इंटीग्रेशन करना पड़ा है, कन्वर्जन करना पड़ रहा है, एलिमेंट डिसाइड करना पड़ रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप जान लो, आगे आपको सबसे आसान 4 लाइन का एक तरीका आने वाला है, जिसका नाम है गॉस लॉ, जो हमारे आगे लेक्चर में आएगा। यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, इन्हीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, और वो बहुत 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 आसान तरीके से, एटलीस्ट इसके तरीके से तो नहीं, उसमें इंटीग्रेशन रहेगा लेकिन इंटीग्रेशन ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, वो जब आएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगला जो केस है उसमें कैसा है जरा ध्यान देना, एक लाइन ऑफ चार्ज,
एक लाइन ऑफ चार्ज है। जब हमको हमको पहली बार पढ़ाया गया था, अच्छा ये फाइनाइट है, लाइन ऑफ चार्ज है, और इससे सेंटर ना छोड़ के किसी और दूरी पे, एक्स दूरी पे एक पॉइंट है P, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चार्ज है तो फील्ड तो बनाएगा ही, यानी P पे फील्ड होगी। अगर P पे फील्ड है तो फिजिक्स कहती है कहीं पे कुछ है, पॉसिबल है कि वहां पे वो चीज प्रेजेंट है, तो निकाली भी जा सकती है। अगला केस है, इसको आप कह सकते हो कि टॉपिक का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। कोशिश करना समझने का, क्योंकि भाई साहब एकदम सेम ऐसे केसेस, रिंग, एक सीधा करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसमें मैग्नेटिज्म में सेम यही केसेस बनने वाले हैं, इसीलिए मैं इन केसेस को डिस्कस ही कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, रिंग वहां पे भी आएगा, बट वहां चार्ज नहीं, करंट रहेगी, करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा। ऐसे लीनियर वहां पे भी वायर आएगा, वहां चार्ज नहीं, करंट रहेगी। तो इस वजह से मैं ये चीजें आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। अगर पॉसिबल हो पाया, इस साल मैं पूरी वीडियो बना पाया, ठीक है, तो आपको उसके दर्शन जरूर होंगे। इतनी बात समझ में आ रही बात। अब इसमें एक पॉइंट, जब मैं ये टॉपिक लिखता हूं तो बच्चों को समझ में आता है ये तो इसकी तरह है, बस इसको ऐसा ही तो कर दिया गया है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसके एक्सिस पे ही फील्ड निकाली थी, यहां पे फील्ड परपेंडिकुलर वाले पार्ट पे है, तो बिल्कुल यही है वो। लेकिन अब फील्ड जो है वो एक्सियल पोजीशन पे ना निकाल के एक्सिस के परपेंडिकुलर एक पॉइंट पी पे निकालना है। और एक बात और ध्यान देना, ये पॉइंट पी सेंटर से नहीं है, किसी और डिस्टेंस से, किसी और पार्ट से एक्स दूरी पे लिया गया है। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन वाला पार्ट, छोटा एलिमेंट, चलो भैया छोटा एलिमेंट ले लो, ये वाला कलर ले लेते, छोटा एलिमेंट। अच्छा, अब पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है। मैंने क्या बोला था, पॉइंट पी से जहां से निकालना है, जरा जहां पे एलिमेंट आप डिसाइड किए हो वो पॉइंट 2D में है, देख रहे होगे आप, 2D में है, तो आपको दो पोजीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंगुलर भी और लीनियर भी। तो आप यहां से कहो कि मान लो ये, क्योंकि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए दूरी वाई ले रहा हूं, और इसकी मोटाई को मैं dy ले रहा हूं। अच्छा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, dq। ये तो हो गया लीनियर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। आप बोलोगे कि ये एलिमेंट इस लाइन से थीटा एंगल और इसमें डी थीटा एंगल बना के पहुंचा हुआ है। ठीक है, ये होता है एंगुलर पोजीशन प्रोवाइड करना। रटना होगा, रट लेना, हर केस में आने वाला नहीं है, एक दो बार चार बार रटोगे, चार बार पांच बार रटोगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आप ऐसे केसेस में भी अप्लाई कर पाओगे जहां पे आपको ज्यादा आइडिया नहीं रहेगा। तो ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, पहले इसको लीनियर पोजीशन प्रोवाइड किया, y दूरी पे dy, x दूरी लेता तो dx बोलता, y दूरी ले रहा हूं तो dy बोल रहा हूं, z लेता लीनियर तो dz लेता। कितना चार्ज होगा, छोटा चार्ज होगा ऑब्वियसली। मान लो इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो चार्ज डेंसिटी मैंने मान लिया कितना है, लैम्डा है। इससे इस पे फील्ड निकालनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन ने कहा था छोटे एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाल लो, ये x है, मैं अब इसको मान ले रहा हूं r। इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, dE। फिर वेक्टर टेढ़ा हो गया, कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये थीटा, ये भी क्या होगा थीटा, इधर कौन जाएगा dE cos थीटा, और नीचे कौन जाएगा dE sin थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट दिक्कत ये है कि वहां पे जहां पे कैंसिल आउट हुआ था वहां पे ये थे, इनकी सेंटर से दूरी सेम थी, ये मिरर इमेज थे एक दूसरे के। यहां देखा जाए जरा, यहां पे इसका नीचे, क्या पता यहीं पे लेंथ खत्म हो गई हो, नीचे मिरर इमेज मिले ही ना, तो यहाँ पे कोई भी पार्ट कैंसिल आउट नहीं होता है। वहां पे एक कैंसिल आउट हो गया था, एक बचा था, इसलिए एक का इंटीग्रेशन किए, यहाँ पे दोनों ही कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए हमको दो फील्ड निकालनी पड़ेगी, यानी एक बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी आपके। अब
ध्यान रखना ये वाली फील्ड का डायरेक्शन क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलर है इसलिए इसको मैं ई परपेंडिकुलर भी बोलूंगा, और ये वाला इस लाइन के पैरेलल है इसलिए इसको हम ई पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पहले चल रहा हूं ई पैरेलल निकालने, ध्यान से सुनना। पहले फील्ड निकालता हूं, ई पैरेलल की बात करता हूं। ई पैरेलल अगर निकालना है, सॉरी ई परपेंडिकुलर निकालूंगा पहले। ई परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो ई परपेंडिकुलर निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा सारे डीई कॉस थीटा को। ठीक है, छोटा चार्ज डी क्यू, दूरी कितनी माने आर, यानी डीई हो जाएगा मेरा के डी क्यू, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर माना हो इसलिए आर स्क्वायर ले जाके वहां पुट कर दे रहा हूं पहले, हो जाएगा इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, हो गया। अच्छा, सर्कल वाले सर्कुलर रिंग की तरह दिख रहा है, जरा देखो जरा कहां गया, के डी क्यू अपॉन यहाँ टी स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। बट यहां क्या हुआ था, ये और ये कांस्टेंट हो गया था इसलिए ये बाहर आ गया था बेटा। ठीक है, बट जरा यहां देखो, यहां देखो, अगर तुम एलिमेंट यहां ले लोगे तो आर बड़ा हो जाएगा, अगर एलिमेंट ऊपर ले लोगे तो आर और बड़ा हो जाएगा, यहां एलिमेंट ले लोगे तो आर और छोटा हो जाएगा, यानी आर हर एक एलिमेंट के लिए सेम नहीं आएगा। यहां देखो जरा, तुम्हारे मन में कंफ्यूजन मैं समझ रहा हूं, यहां देखो कोई सा भी एलिमेंट ले लूंगा टी हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। यहां पे इस वाले केस में कोई सा भी एलिमेंट ले लूंगा आर सेम नहीं आएगा, यानी आर बाहर इंटीग्रेशन से नहीं निकलने वाला है। कॉस थीटा, अगर यही जब आर अलग अलग आएगा तो थीटा भी अलग अलग आएगा, यानी कॉस थीटा भी बाहर नहीं आएगा, यानी यही वाले केस में आपका दिमाग हिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, अब क्या करें। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको कुछ रट के करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप डिसाइड करो कि आप किसके टर्म में इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो इंटीग्रेशन करते हैं वो एंगल के टर्म में करना चाह रहे हैं, यानी हमको चाहिए इंटीग्रेशन में कुछ थीटा और डी के साथ भी थीटा। क्यों? क्योंकि मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं थीटा के टर्म में। समझ आई बात? ठीक है, तो मैं पहले डी क्यू को क्या बनाऊंगा, डी थीटा बनाऊंगा। ठीक है, चलो डी क्यू को डी थीटा बनाते हैं। डी क्यू बनाए, डी क्यू क्या होगा, यहां से कैसे निकालेंगे हम। अब यहां देखो एक छोटा सा आर्क दिख रहा होगा तुम लोग को, थोड़ा जूम कर दे रहा हूं इस वाले पार्ट को। यहां पे वो पॉइंट पी है और ये है तुम्हारा डी, ये इसकी मोटाई, इसको मिटा दो यहां से, ये है तुम्हारा डी वाई, और इसी पे चार्ज कितना है, डी क्यू। ठीक है, डी क्यू यूनिट लेंथ पे चार्ज है, यूनिट लेंथ पे चार्ज। एक काम करो, डी क्यू बदलने के लिए हमेशा चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं ना। हाँ, डी क्यू को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, देखो डी क्यू जो होगा वो होगा लेमडा इंटू डी वाई। अरे बताया तो था, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। लेंथ कितना है बेटा, डी वाई, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी वाई। पहले इसी को चेंज कर दो, तो आगे लिख दो यहां पे के लेमडा डी वाई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? एक बार देख लो सब लोग। ठीक है, अब हमको चेंज करना है, डी वाई नहीं चाहिए, डी थीटा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं, देख लेना आप लोग, इसी में मैं सारे रफ काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो जरा इसमें ट्रायंगल देखो, एक ये ट्रायंगल देखो, इसमें जरा टेन थीटा निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहां से अगर देखें तो y हो जाएगा x tan थीटा होगा। अब दोनों साइड में थीटा के टर्म में डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, डी tan थीटा अपॉन डी थीटा। ठीक है, जिसको पता होगा
थोड़ा जगह बना रहा हूं भाई, थोड़ा लेंदी जाएगा ये। इसको पता होगा टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा आएगा। यहां से डी वाई अगर निकालू तो हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ रहे हो? इतना पार्ट बस ध्यान से सुनना, इतना पूरा पार्ट केवल किया गया है डी वाई को डी थीटा बनाने में। अब देखो डी वाई की जगह लिख दूंगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे आओ, के को वहीं रहने दो, लेमडा रहने दो, डी वाई की जगह रख दो एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे कॉस थीटा ऑलरेडी था और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी था। सेक स्क्वायर थीटा एक और कॉस थीटा ये खत्म हो जाएंगे, यहां से एक खत्म हो जाएगा, जिसको जानकारी है जानते हो आप। अरे भाई सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख दूंगा 1 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? वही तो कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां से आओ, आगे आओ जरा, क्या क्या कांस्टेंट है बाहर निकालो। के कांस्टेंट है बाहर ला दो, लेमडा कांस्टेंट है बाहर ला दो, एक्स कांस्टेंट है बाहर ला दो। अरे भाई एक्स हर एक एलिमेंट के लिए ये दूरी सेम रहेगी, समझ में आ रहा है? एक्स बाहर ले आ दो, और क्या अंदर बचा है कुछ, आर कांस्टेंट नहीं है, लेमडा कांस्टेंट है। अंदर देखो क्या क्या बच रहा, अंदर बचेगा तुम्हारा के लेमडा एक्स तीनों बाहर आ गया, अंदर बचेगा तुम्हारा सेक थीटा क्योंकि ये खत्म हो चुका है डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर आएगा ये। अच्छा अभी भी आर वेरिएबल है, आर को चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमारा टास्क है आर चेंज करना है। आर को चेंज करने के लिए जो अब जुगत लगाऊंगा वो कहां लगाऊं मैं, ये निकाल क्या रहा हूं मैं, ई परपेंडिकुलर। ठीक है, वहां नहीं कर सकता मैं तो यहां कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुन देखना। इतनी दूरी पे जरा इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा लगाओ, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन आर, यहां से आर हो जाएगा एक्स अपॉन कॉस थीटा, या लिख सकता हूं इसको एक्स सेक थीटा। किसकी जगह लिख सकता हूं मैं, आर की जगह। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहां पुट कर दो जरा, तो हो जाएगा के लेमडा एक्स, रहने दो भाई साहब, अंदर आओ जरा, सेक थीटा डी थीटा, और आर स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहां से देखो सेक थीटा से एक सेक थीटा खत्म, एक एक्स से एक एक्स भी खत्म, आएगा क्या, आगे क्या आ जाएगा, के लेमडा बाई एक्स, अंदर बच जाएगा तुम्हारा डी थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, आगे आओ, के लेमडा बाई एक्स रहने दो, अंदर हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा डी थीटा। अब जाके इतने कन्वर्जन, यहां पे दो कन्वर्जन है, ध्यान से समझना। पहला कन्वर्जन था मेरा डी क्यू को लेमडा डीवाई लिखा, दूसरा कन्वर्जन क्या था, मेरे को डीवाई को चेंज करना था, यही कन्वर्जन सबसे उलझुलूल था। टेन थीटा अपन वाई अपॉन एक्स की मदद से डीवाई को क्या बदलाया मैंने ये, उसके बाद अगला कन्वर्जन था, ये तो आसान था। तीन कन्वर्जन टोटल, पहला कन्वर्जन डी क्यू को डीवाई बनाया गया, दूसरा कन्वर्जन डीवाई को डी थीटा बनाया गया, तीसरा कन्वर्जन आर को एक्स के टर्म में चेंज किया गया। यहां आ गया, अब आ गया, अब डी के साथ कौन है, थीटा, थीटा की लिमिट लगानी पड़ेगी। थीटा की लिमिट लगाते समय थोड़ा ध्यान देना है, तो मैं यहां पे ये वाला पार्ट मिटाऊंगा, आपको ध्यान से नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये पार्ट हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, देखिएगा। बेटा पीछे जाके देख लेना, हमको माफ करना अगर ये आप नहीं देखो, पीछे जाके इसको देख लेना, कन्वर्जन कहीं नोट कर लेना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आई एम सो सॉरी फॉर दिस थिंग, नहीं तो मेरे को थीटा की लिमिट के लिए ये करना ही पड़ेगा, तो आई एम सो सॉरी। यहाँ पे कौन था तुम्हारा, डी था। अच्छा थीटा के लिए ध्यान से सुनो, ये लाइन है, इस लाइन से जिस पॉइंट पे निकालना है, सबसे पहला काम इसके न्यूमेरिकल में भी आप करोगे, इसको इससे एक कोने को मिला दो और इससे दूसरे कोने को मिला दो। अब इसी लाइन से इधर जो एंगल बना है, रुको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए, इधर जो एंगल बना है ये एंगल, इसको बोल रहा हूं मैं थीटा 1, और इसी लाइन से दूसरा ये वाली लाइन, ये वाली
जो एंगल बना रही है इस एंगल को मैं बोल रहा हूं थीटा 2, क्योंकि एक ही लाइन से दो डायरेक्शन में एंगल ले रहा हूं मैं, तो एक एंगल को मैं नेगेटिव लूंगा और एक एंगल को पॉजिटिव लूंगा, यानी इंटीग्रेशन चलेगा -θ1 से θ2 तक। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। के लेमडा बाई एक्स, रुक जाओ कलर चेंज कर देता हूं तुम्हारे लिए, के लेमडा बाई एक्स रहेगा बाहर, अंदर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा -θ1 से θ2 तक। लिमिट पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के लेमडा बाई एक्स, अंदर आ जाएगा साइन, पहले अपर लिमिट पुट करो, साइन θ2, रूल से माइनस आता है, उसके बाद आएगा साइन -θ1, माइनस माइनस बाहर जाके प्लस हो जाएगा, तो ई जो आएगा आपका, ई जो आएगा वो आ जाएगा ई परपेंडिकुलर, वो आ जाएगा के लेमडा बाई एक्स ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, याद रखना मैं अगले पेज में समझा रहा हूं, केस बना के फिर से। ऐसा था, यहां पे x दूरी पे पॉइंट P था, θ1 निकालने के लिए जब भी आपको आएगा, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर था, जब भी निकाला पहले पॉइंट P से दोनों कोनों पे आप मिला देना। ठीक है, अब इस लाइन से इस पे एंगल लेना है θ1 और ये वाला एंगल लेना है θ2। एंगल हमेशा इसके और इसके बीच बना हुआ होना चाहिए। अभी आगे मैं क्वेश्चन में इसको आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अभी अगर देखने जाएं तो ई परपेंडिकुलर तो निकल गया मेरा, ई पैरेलल भी तो चाहिए। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है बेटा, उसमें हमको निकालना है, ई परपेंडिकुलर तो निकल चुका है, ई पैरेलल भी निकालना है। ई पैरेलल पे अगर जाएं तो ई पैरेलल ये वाला है, इसमें हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सारे डी साइन थीटा को। ओके ओके ओके, तो चलते हैं इंटीग्रेट करते हैं सारे डी साइन थीटा को। ठीक है, फिर क्या करेंगे भाई, फिर डी की वैल्यू रख देंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, साइन थीटा इंटीग्रेशन, वहां पे जो कन्वर्जन किए थे, के को रहने दो, के को बाहर ही निकाल दो ना, के बाहर आ गया, अंदर डी क्यू हो गया तुम्हारा लेमडा डी वाई, याद होगा, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगले में डी वाई को चेंज किए थे, डी वाई की जगह क्या लिखे थे, देखो जरा, डी के लेमडा डी वाई कॉस थीटा, डी वाई की जगह लिखे थे एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कन्वर्जन के बाद टेन थीटा की मदद से किए थे, तो यहां हो जाएगा के लेमडा, इसको लिख सकते हैं हम एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा। थोड़ा सा उधर कर दूं, बच्चों को मेरे समझ में आए। ठीक है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आगे ऑलरेडी प्रेजेंट है साइन थीटा, नीचे क्या है आर स्क्वायर, ये किए थे। अच्छा, अब आर को चेंज किए थे, जरा आर को देखो चेंज करके क्या लाया था, यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह लिखा था मैं एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। चलो यहां ले आता हूं, आर स्क्वायर की जगह लिख दूंगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखूंगा, के आर स्क्वायर की जगह पहले लिख दूं एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर पहले से क्या था, लेमडा बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल आउट होगा, लेकिन यहाँ एक एक्स बचने वाला है, ध्यान से देखना, यहाँ एक एक्स बचेगा, तो एक्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बाहर हो जाएगा के लेमडा बाई एक्स, और अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा, माइनस θ1 से θ2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, के लेमडा बाई एक्स, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस θ1 से θ2 तक। चलो पुट करो, के लेमडा बाई एक्स, अंदर हो जाएगा माइनस कॉस θ2, ठीक है, माइनस, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। अरे भाई, यहां पे पहले लगाओगे, अंदर माइनस θ1 रखोगे, लेकिन ये माइनस इस माइनस के साथ एनकाउंटर होके हो जाएगा कॉस, और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस θ1, और कॉस अंदर अपने माइनस को खा लेता है, तो यह आ जाएगा तुम्हारा के लेमडा बाई एक्स
ये हो जाएगा तुम्हारा cos θ1 माइनस cos θ2। समझ में आया? ठीक है, उसमें क्या आया था, साइन k लैम्डा बाई एक्स कॉमन था, साइन θ2 माइनस क्या आ गया था तुम्हारा, साइन थीटा, हाँ साइन θ1 प्लस साइन θ2। और इसमें क्या आया हमारा, पुट कर लेते जरा यहीं पे, ये आया E पैरेलल, E परपेंडिकुलर क्या आया था, k लैम्डा बाई एक्स, और ये आया था तुम्हारा साइन θ1 प्लस साइन θ2। बहुत लेंदी पड़ा ना, बहुत लेंदी पड़ा, टाइम टेकिंग भी था। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा आप कि ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों, ठीक है, ये वाला पार्ट आपके सीबीएसई बोर्ड में कम देता है। इसी का सोल्यूशन के लिए आपका गॉस लॉ, इसी केस में जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तो सेम केस को हम गॉस लॉ से सॉल्व करेंगे, वो 3 लाइन में निकल के आ जाता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे भले ये टफ है, मेंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, थोड़ा आपका वो भी चेंज होता है। अगर कन्वर्जन की बात करें तो एक कन्वर्जन मैंने डी क्यू को लेमडा डीवाई लिखा है, अगला कन्वर्जन डीवाई को चेंज करने के लिए मैंने टेन थीटा का यूज किया था, अगले कन्वर्जन में मैंने आर को बदलने के लिए कॉस थीटा यूज किया था। ये तीनों कन्वर्जन अगर याद रहे तो ये आपसे दिमाग से उतरने वाला नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक छोटी सी बात और सुन लो, बात खत्म करते हैं। अगर ये जो आपका लीनियर चार्ज है, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो जो पीछे फॉर्मूला आया है उसमें θ1 और θ2 दोनों की आप 90 डिग्री लिख देते हो। जैसे मान लो ये एक्स पॉइंट पी था ना, तो ये बहुत दूर तक जाएगा ना, ऐसा करके, यही तो एंगल लेना है हमको, तो एंगल को हम 90 डिग्री ले लेते हैं, तो एक फॉर्मूला वो निकल के आ जाता है। अगर केस 2, अगर ये जो x लिया हमने ठीक सेंटर पे लिया, तो ये θ1 और ये θ2 दोनों ही क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। θ1 इज इक्वल टू θ2 हो जाता है, बट 90 डिग्री के इक्वल यहां नहीं होता। अगर ये फाइनाइट लेंथ का है और ये जो पॉइंट है वो ठीक सेंटर से x दूरी पे लिया गया, तो उस फॉर्मूले में केवल θ1 इज इक्वल टू θ2 कर दो। ऐसी अवस्था में अगर θ1 और θ2 इक्वल करूंगा, तो जरा इधर देखो, तो इधर देखो, अगर θ1 θ2 करूंगा ना, तो cos थीटा माइनस कॉस थीटा यानी E पैरेलल 0 हो जाएगा, जो बचेगा कौन बचेगा, E परपेंडिकुलर। और उस वाले में cos 90 माइनस cos 90, उसमें भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा। थैंक यू सो मच इतना पेशेंस दिखाने के लिए, जो भी अभी तक देख रहा होगा। हाँ, अगर पूरा देखोगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगेगा प्लीज कमेंट करना। थैंक यू सो मच।